नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। द डिबेट में आज हम चर्चा करेंगे कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण और इसके फैलते हुए खतरे पर। लगातार गांव ग्रामीण से जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं और जिस तरह की टेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं वो चिंता ही नहीं, बेहद चिंताजनक तथ्य है। अब जब हमने सब कुछ खोल ही दिया है, अधिकांश चीज़ें ऑपरेशनल हो चुकी हैं, अधिकांश चीज़ें हमने ऑपरेशनल कर दी हैं, फंक्शनल हो चुकी हैं, उस वक्त हमारे समक्ष चुनौतियों का एक बड़ा पहाड़ है। कोरोना वायरस से लड़ना ये एक बेहद मुश्किल और कठिन कार्यों में से एक है। तकरीबन 65 दिन के लॉकडाउन के बाद अब भारत में लॉकडाउन से रिस्ट्रिक्शंस लगभग हटा लिए गए हैं। सामान्य तौर पर बाजार भी खुलने लगे हैं। अब शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल खुलने बाकी हैं। 8 जून के बाद से स्थितियाँ, रिस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा हटाए जाने वाले हैं। कहने को 30 जून तक हमने लॉकडाउन पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन तमाम चीज़ें हमने खोल भी दी। जैसे ही लॉकडाउन से बाहर निकलने का हमने प्रयास शुरू किया, आप ये महसूस कर रहे होंगे और आंकड़े तथ्य भी ये बात की गवाही दे रहे हैं कि भारत में संक्रमण उतनी ही रफ्तार से फैल गया। यानी जिसकी आशंका थी वही चीज़ अब हमारे समक्ष विद्यमान हो रही है। पिछले 7 दिनों का जो भारत का डेटा है वो बताता है कि तकरीबन 55,000 नए केसेस कोरोना वायरस पॉजिटिव के हमारे समक्ष आए हैं। यानी औसतन हमारे पास प्रतिदिन 8,000 केसेस आ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 8,900 यानी तकरीबन 9,000 केसेस आ चुके हैं हमारे समक्ष। अब आज का डेटा कल सुबह आएगा, तब पता चलेगा कि क्या हम 9,000 के आगे भी चले गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी हम तकरीबन 100 से 200, 250 के आसपास जो फिगर्स रहती थी अब वो बढ़कर 350 से ऊपर चली गई है जो नए केसेस की है। हम इस वक्त भारत में 2,07,000 केसेस पर खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में हम तकरीबन 9,000 केसेस पे खड़े हैं। पूरे देश भर में 5,600 लोगों की मौतें कोरोना वायरस पॉजिटिव की वजह से हो चुकी हैं। अब आप ये महसूस कर रहे होंगे कि हमारे यहाँ फेज वाइज चीज़ें बदलती जा रही। जिस बात की आशंका हमारे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने जताई थी वो हमारे समक्ष अब उपस्थित हो रही है। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस का पीक जून और जुलाई में आएगा। तो जून में हम जैसे एंट्री किया, आप ये देख रहे होंगे, मेरे पास वो फिगर्स भी मौजूद हैं कि 26 मई को जब 6,555 केसेस मिले थे, उसके बाद प्रतिदिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं और हमारे पास इस वक्त 8,809 केसेस हमारे पास ये जो मौजूद हैं 3 जून के। यानी आप ये देख रहे होंगे कि उत्तरोत्तर इसमें प्रगति हो रही है। दुनिया में भारत इकलौता ऐसा मुल्क है जिसके यहाँ जब कोरोना वायरस पीक की तरफ बढ़ रहा है तब उसने लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन को ईज डाउन कर दिया है, यानी खोल दिया है अधिकांश चीज़ें। इस तरह का उदाहरण दुनिया के किसी मुल्क में आपको देखने को नहीं मिला होगा कि जब कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत विकराल रूप ग्रहण कर रहा हो तब दुनिया के किसी मुल्क ने अपने यहाँ से लॉकडाउन पर से प्रतिबंध हटाए हों। ऐसा कोई उदाहरण दुनिया के किसी मुल्क में मौजूद नहीं है। लेकिन भारत में, उत्तर प्रदेश में हमने लॉकडाउन खोल दिया है। ऑलमोस्ट सब चीज़ें खुली हैं, बाजार, सड़क सब आपको वैसे ही दिख रहे होंगे। इस संक्रमण से बताया जा रहा है कि हमारे रिकवरी रेट बहुत अच्छे हैं। ओके, वेरी गुड, आपके रिकवरी रेट अच्छे हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीट आउट करते हैं। लेकिन आप ये भी जानिए कि चीन में रिकवरी रेट 90% है, जर्मनी में 86% रिकवरी रेट है, ब्रिटेन में 62% है, इटली में 58% है, भारत में तकरीबन 48% है, ब्राज़ील में 45%, रूस में 43% और अमेरिका में 30% है। यानी चीन, जर्मनी और ब्रिटेन में 90, 86 और 62% लोग कोरोना वायरस संक्रमण के शिकार के बाद ठीक हो चुके हैं। हमारे यहाँ तो 48% रिकवरी रेट है, जर्मनी में 86% का रिकवरी रेट है, ब्रिटेन में 62% का रिकवरी रेट है। रिकवरी रेट का मतलब वो लोग जो कोरोना वायरस संक्रमण का शिकार होने के बाद ठीक हो गए। ये डेटा बताने के पीछे, ये तथ्य बताने के पीछे मकसद ये है कि हम लॉकडाउन से बाहर अगर आ रहे हों तो हमें तथ्य पता होने चाहिए, हमें आंकड़े पता होना चाहिए, आंकड़ों का प्रोजेक्शन पता होना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोरोना वायरस को से निपटने के लिए क्या तौर तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, भारत कहाँ पर खड़ा है, हमें क्या करना चाहिए। ये 2-3-4 प्रमुख बिंदु हैं जो एक समाज के तौर पर हमें सचेत करते हैं कि हम कोरोना वायरस की लड़ाई को अगर हमने सेकेंडरी लड़ाई में तब्दील किया तो निश्चित तौर पर हमारे लिए नतीजे बेहद घातक होंगे। मैं बार बार ये वार्निंग इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो खतरा जो दुनिया के दूसरे मुल्कों ने झेला है वो आपके समक्ष भी कभी भी आ सकता है। उदाहरण के तौर पर, ताज़ा उदाहरण है, उसके पहले तो कई उदाहरण आप सब लोग स्वयं देख चुके हैं, लेकिन ताज़ा उदाहरण इन दिनों अपने मिसमैनेजमेंट का ब्राज़ील बना हुआ है। साउथ अमेरिका की ये कंट्री
इन दिनों वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था लगभग छिन्न भिन्न हो चुकी है। अब तक ऑफिशियली 5,55,000 केसेस पाए जा चुके हैं। 32,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। दो स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दे के भाग चुके हैं, तीसरा काम पे नहीं आ रहा है। हालात यह है कि वहां पर प्रतिदिन 30,000 से ज़्यादा नए केसेस मिल रहे हैं और वहां का जो हेल्थ सिस्टम है वो इतना बेहतर नहीं है। विकासशील देश है, हमारे ही जैसा देश है, तो जाहिर सी बात है कि वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सीमित है। वहां स्थितियां हाथ से निकलती जा रही हैं, आउट ऑफ कंट्रोल है। दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स ने WHO से डिमांड की है कि ब्राज़ील में स्पेशल टीम भेजी जाए, विशेष मदद भेजी जाए, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है, उनके पास ज़्यादा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये एक उदाहरण मात्र है। हमने पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं, दुनिया के दूसरे मुल्क जो इस वायरस से लड़ रहे हैं वो कहाँ पर खड़े हैं। हमें अपने लोगों के स्वास्थ्य की चिंता होनी चाहिए, उनकी जान की चिंता होनी चाहिए, फिर हमको माल असबाब अर्थव्यवस्था पे आना चाहिए। ये दुनिया का एक स्टैंडर्ड पैटर्न है जिससे दुनिया के तमाम तकरीबन 200 देश कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। कुछ लड़कर बाहर आ चुके हैं, कुछ अभी भी उससे मुकाबिल हैं। तो भारत को क्या करना चाहिए? क्या हमें लॉकडाउन पूरा ओपन कर देना चाहिए कि सोसाइटी के भीतर संक्रमण फैले? सरकार भले न स्वीकारे, लेकिन हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन के फेज में हैं। 450 मजदूरों का यूपी में टेस्ट हुआ तो उसमें से 119 कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए। ये रैंडम टेस्ट हुआ था। यूपी सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो यानी स्थितियां बिगड़ चुकी हैं, हमें सावधान रहना है। सरकारों ने सब कुछ खोल दिया, इसका मतलब आप सब कुछ खोलकर बाहर नहीं आ जाना है। आपको पहले से ज़्यादा सावधान रहना है। सरकारों ने तो तमाम और कारणों से खोला है, उसको सब आप बेहतर पता है आपको, लेकिन आपके लिए पहले से ज़्यादा खतरा हो गया है। अब पहले से ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है, पहले से ज़्यादा इस वायरस का खतरा बढ़ रहा है। पहले ये वायरस अगर आपसे दूर था तो बहनों भाइयों, ये वायरस अब आपके बिल्कुल नज़दीक है। अगर अब आपने ढिलाई की, अब आपने लापरवाही की, अब आपने सरकारी एडवाइजरी को मानते हुए आपने सोचा अब तो सब ठीक है, कोरोना वायरस तो मिट गया, ख़त्म हो गया, तो आप अब भयानक भूल करेंगे, बहुत बड़ी गलती करेंगे आप। ये वक्त ज़्यादा सावधान रहने का है, ये वक्त ज़्यादा सतर्क रहने का है, और ये वक्त लगातार मास्क पहनने का है। घर से बाहर कोशिश करिए कि नहीं निकलना पड़े, हाथ लगातार धुलते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, और देखते रहिए कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, हम इस वायरस से कैसे बचें। आज की डिबेट का सार बिंदु यही है। कुछ बयान आप सुनिए, फिर हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। ऑलराइट, हम इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मनीष शुक्ला हैं भारतीय जनता पार्टी से, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सूर्य प्रताप सिंह जी फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं और कोरोना के मामले पे काफ़ी कुछ उन्होंने जानकारी भी जमा की है। ओंकार नाथ जी भी मुझे थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। डॉक्टर सूर्यकांत जी मेरे साथ इस कार्यक्रम में एक्सपर्ट के तौर पर बैठे, ये पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल हैं, ये बताएंगे कि इस वक्त हमारे यहाँ क्या परिस्थितियाँ हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मनीष जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ। आप भी देख रहे होंगे, आप तो बेहद पढ़ते लिखते रहते हैं, कि इन दिनों आप देख रहे होंगे कि संक्रमण का स्तर देश भर में और उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। हमें क्या करना चाहिए? सरकारों को क्या लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस को और सख्त करने चाहिए, या फिर अभी जो हमने नीति इस्तेमाल की है वो सही है? देखिए ब्रिजेश जी, कोरोना एक वैश्विक महामारी है। लॉकडाउन के कार्यकाल का उपयोग जो 60-65 दिन मिला, सरकार ने अपनी मेडिकल फैसिलिटीज और फैसिलिटीज को ठीक करने में किया, उसका परिणाम सामने है। सरकार ने लॉकडाउन खोलने का निर्णय मेडिकल एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स की राय और राज्य सरकारों से रायशुमारी के पश्चात किया। उत्तर प्रदेश में आज की डेट में 3283 एक्टिव मरीज हैं और 5257 उपचारित होकर घर जा चुके हैं। कुल मिला के 8540 संक्रमित मरीज उत्तर प्रदेश में हैं। सरकार ने कभी भी ये नहीं कहा कि लॉकडाउन लगाने के नाते से कोरोना खत्म हो गया है, या जब लगाया तो नहीं कहा था कि लॉकडाउन से खत्म होगा। उसके जो कारण थे, उसके उसका जो उपयोग होना था सरकार ने किया है। सरकार की अभी भी अपेक्षा है कि लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी का भी पालन करें। लॉकडाउन खोलने के जो विभिन्न कारण हैं वो हम आप सब जानते हैं। पर आपने तो लॉकडाउन से अब सारी चीजें लगभग मनीष जी बाहर आ गए हैं। अब तो अधिकांश चीजें ऑपरेशनल हो गई हैं, फंक्शनल हो गई हैं। गांव ग्रामीण में कोरोना वायरस फैल गया है
और जो यूपी सरकार का अधिकृत डेटा है वही बताता है कि लास्ट अभी इन लोगों ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी उसमें कॉलम नंबर 13 में ये मेंशन किया है कि 2200 से ज़्यादा हमारे जो मजदूर भाई बहन हैं जो दूसरे प्रांतों से आए हैं उनके जो टेस्ट किए गए हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ऐसे वक्त में कोरोना तो गांव ग्रामीण तक पहुंच गया है ना। अभी तो आपको ज़्यादा सख्ती की आवश्यकता है। आपको इस वायरस को संक्रमण को फैलने से रोकना ये आपकी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था की बात तो हम बाद में भी कर सकते हैं। नहीं, ठीक विजय जी, देखिए आपने जो बातें कही, जो आंकड़े दिए उसमें कोई मेरी आपत्ति नहीं, आपने तो तथ्यात्मक बातें कही हैं उसमें। लेकिन देखिए लॉकडाउन का फैसला आप भी जानते हैं कि कोई केंद्र सरकार का फैसला नहीं होता, विभिन्न राज्य सरकारों की जो अपनी परिस्थितियां हैं, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, आपके चैनल पे भी मैं डिबेट में बैठा, जो मेडिकल के एक्सपर्ट थे उनकी भी राय ये थी कि धीरे धीरे हमको बाहर आना चाहिए। क्योंकि देखिए ये जब तक वैक्सीन और मेडिसिन नहीं आ जाती सामने तब तक ये समय कितना लंबा होने वाला है इसका कोई अंदाज किसी को नहीं है। इसलिए लगातार निर्णयों में भी परिवर्तन हो रहे हैं जिसको लोग अभी आप क्या फील करते हो कि अभी क्या कोरोना वायरस का संक्रमण फैला है या रुका है? डेटा तो सपोर्ट नहीं करते कि रुका है, ये तो बढ़ रहा है। नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए? ब्रजेश जी, चूंकि जो रोज आंकड़े आ रहे हैं 8,000 से 9,000, आज आपने बताया 8,900 लोग नए मरीज सामने आए हैं, तो निश्चित रूप से उसको कैसे हम झुठला सकते हैं? क्यों झुठलाएंगे? हमारी मंशा उसको झुठलाने की नहीं है। जब तक सत्य सामने नहीं होगा तब तक लड़ेंगे कैसे दुश्मन? करेक्ट बात है। हमारा कहना यह है कि विभिन्न लोगों से राय शुमारी के पश्चात ये निर्णय लिया गया है और सरकार की हमेशा से अपेक्षा रही। सरकार ने कभी नहीं कहा कि कोरोना खत्म हो गया है, लॉकडाउन इसलिए खोला जा रहा है। मनीष भाई, जब हम लोग शुरुआत में डिबेट करते थे तब सब लोग कहते थे आप सबको मास्क पहनने के लिए कह रहे हैं, आप लोगों में भय क्रिएट कर रहे हैं। आज देखिए आपको मास्क भी पहनना पड़ रहा है। फर्दर क्या है कि दुनिया के दूसरे देशों का देखिए कि उन्होंने कैसे लड़ा। मेरा सवाल सिर्फ इस बात का है कि हमें तथ्यों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर और पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट्स और उनकी राय के आधार पर करना चाहिए। हमें किसी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के, किसी कारपोरेट के, किसी सेक्टर के दबाव में आके अर्थव्यवस्था नहीं खोलनी। हमारे लिए लोगों की जान बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि कुछ सेक्टर और कुछ इंडस्ट्री ऑपरेशनल करने की। देखिए ब्रजेश जी, मैंने कहा ना कि हम जितनी बार भी आपके यहाँ डिबेट पे बैठे हैं, जो भी मेडिकल एक्सपर्ट्स आपने बैठाए, आपके चैनल ने बैठाए, सबने लॉकडाउन से बाहर आना चाहिए इन परिस्थितियों को देखने के बावजूद कहा था। मुझे खूब ठीक से ध्यान में है। तो सरकार भी सभी प्रकार के लोगों के एक्सपर्ट्स की राय लेकर इस तरह से आगे आ रही है। मैं इस कार्यक्रम में सुनील सिंह साजन को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। सुनील जी, जो तथ्य हैं, आंकड़े हैं और जो पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स की बातें हैं, अगर आप उनको देखें तो ये पाएंगे कि हम लगातार कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में पीक की तरफ अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये पीक कितना होगा ये किसी को नहीं पता। एक प्रोजेक्शन है कि ये बताया गया था कि 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख पार हो गया। कुछ ये भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जुलाई तक ये 10 लाख भी जा सकता है। हम एक खतरनाक हालात की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें सच पता होना चाहिए कि हमारे सामने सुनामी आ रही है और अगर हम शांत होकर बैठे रहे तो वो हमारे सिर पे आ जाएगी, हमारी छाती पे आके बैठ जाएगी। समस्या विकराल है और ऐसे में हम लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शन से वो हटाते जा रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, आपने जो कहा कि ये बीमारी सुनामी की तरह आ रही है, यही सच है। हम तो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी सुन रहे थे और हम जानना चाहते हैं, और मेरे मन में एक ये सवाल है ब्रजेश जी कि जब इस देश में 200 समथिंग पेशेंट थे कोरोना के, तो पूरा देश बंद था, घर घर बंद थे, कोई गली कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब हम 2 लाख के पार पहुंच रहे हैं तो सब कुछ खुल गया है। तो अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे एक्सपर्टों की राय है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि भाई उन एक्सपर्टों को भी ले आओ मीडिया के सामने, देश जान जाए कि जब 200 थे तो सब लोग घरों में बंद थे, जब 2 लाख के पार हो रहे हैं तो सब कुछ खुल गया है। सब कुछ, ट्रेन, बस, एक सेकंड मनीष जी, पहले राउंड में मैं सबसे निवेदन करूंगा, अपनी अपनी बात कह रहे हैं कि आप, मैंने तो बस ये कहा कि आपके चैनल ओके ब्रजेश जी, हम आज 2 लाख पे हैं, कब हम 20 लाख पहुंच जाएंगे, 40 लाख पहुंच जाएंगे, करोड़ों में पहुंच जाएंगे। सरकार कह रही कि हमने 70 दिन लॉकडाउन करके लोगों को सिखा दिया, अब आपने किसके भरोसे छोड़ दिया?
एक्सपर्ट इसलिए मीडिया के सामने आए तो ये साफ हो जाए कि वो एक्सपर्ट हेल्थ के एक्सपर्ट हैं, कोरोना के एक्सपर्ट हैं, अरे भाई, या ब्रिजेश वो जी के चैनल को पूंजीपति हैं जो देखिए आप। भारतीय एक जनता सेकंड पार्टी को चलाते हैं। मनीष जी इनको बोलने दीजिए। हाँ, ये बोलिए। पूंजीपतियों बस और निवेदन कर रहा उद्योगपतियों हूं के उनसे, कहने आपके पर चैनल पे आप नहीं पूरे तो देश टीवी को पे मर देखिए। जाने के लिए खड़ा कर दिया आपने। देश मर जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कहीं नैतिकता बची है, कहीं मानवता बची कि नहीं बची है? ओके, ऑल राइट। ओंकार नाथ जी भी मेरे थोड़ी साथ तो मौजूद है। पॉलिटिकल संवेदना लोगों के बचा के कमेंट्स ले रखो। लेते हैं, फिर एक्सपर्ट्स की तरफ। क्योंकि ये जब सुनामी आएगी तो ऐसा नहीं है हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बच जाएंगे। सुनामी में सब मरेंगे। अच्छा, कोरोना आप मतलब भी जाति नहीं बचोगे झूठ पार्टी बोलने नहीं के लिए। देखता, कद और पद भी नहीं देखता होगा, सभी को पकड़ेगा अगर रहेगा तो। नहीं, यही समझा रहा हूं इन्हें। ऑल राइट। ओंकार नाथ जी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के लीडर। भाई ओंकार जी, आप देख रहे होंगे कि ये संक्रमण अब बड़ा एक विस्तार रूप ग्रहण कर रहा है। पहले ये हवाई जहाज से उड़कर भारत पहुंचा, फिर मेट्रोज में गया, उसके बाद छोटे शहरों में गया, अब गांव खेड़ा पूर्वे तक पहुंच चुका है। अब हम संक्रमण के उस दौर में हैं जिसको कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं। सरकारी शब्दावली में इसका स्वीकार करे सरकार, ना करे, आपके समक्ष परिस्थितियां हैं। अभी डॉक्टर सूर्यकांत इसको विस्तार से बताएंगे। आपसे मैं समझना चाहता हूं कि सरकारों को क्या करना चाहिए। अभी जिस तरह से लॉकडाउन से सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा लिए गए, 8 तारीख के बाद तो बाकी चीजें भी सब खुल जाएंगी। देखिए ब्रजेश जी, देखिए ब्रजेश जी, सरकार ने शुरू से इसमें कोई प्लानिंग नहीं की। जब सरकार को सबसे पहले राहुल गांधी जी ने फरवरी में आगाह किया था, तो उस आगाह करने पर सब लोग जुट गए राहुल गांधी जी को पप्पू बनाने के लिए कि ये पप्पू हैं, ये क्या करेंगे, किस तरह से बात करेंगे। और ये सरकार उनको पप्पू बनाते बनाते खुद पप्पू बन गई। आप ये देखिए कि जितनी भी इन्होंने प्लानिंग की, इन्होंने जब लॉकडाउन किया तो जैसे नोटबंदी की जाती है तैसे इन्होंने लॉकडाउन की घोषणा 4 घंटे पहले कर दी। और 4 घंटे पहले कर दी और ये बताने के लिए कर दी कि भाई अब 12 बजे से लॉकडाउन हो गया, और ये शर्तें उन्होंने लगा दी। अब बताइए, इन्होंने राज्य सरकारों से परामर्श नहीं किया कि अगर लॉकडाउन करेंगे तो क्या क्या समस्याएं सामने आ सकती हैं। अगर वो समस्याएं इनको पहले से मालूम थी, राज्य सरकार से पूछने की आवश्यकता नहीं थी, तो उसके निदान का इन्होंने क्या क्या काम किया। अगर जब वो इनके लॉकडाउन के 2 दिन के बाद जब मजदूर सड़कों पर आ गए, तब उसका निदान इन्होंने क्या किया। अगर ये सावन में जिस तरह से चारों तरफ वो टेंट लगे रहते हैं और भंडारा चल रहा होता है, अगर वही भंडारा सड़कों पे लगा कि ये मजदूरों को वहां रोक लेते और बस से उनके निवास पर पहुंचवाते, तो भी शायद ये प्रॉब्लम तो ना आती। आपका क्या आकलन है कि अभी संक्रमण का स्तर क्या होगा? शुरू से करनी आपकी चाहिए आशंका थी। क्या है? और जब लॉकडाउन इन्होंने हटाया, जी। इन्होंने वो वाला हिसाब कर दिया ब्रजेश जी कि अमिताभ बच्चन का एक गाना है, ईर मीर फत्ते, ईर कहीं नमहू जा, मीर कहीं नमहू जा, फत्ते कहीं नमहू जा, पप्पू कहीं नमहू जा। उस देश ने लॉकडाउन कर दिया तो हम भी लॉकडाउन करेंगे। अरे भाई, लॉकडाउन उसने कब किया और लॉकडाउन कब खोला, आप ये देखो ना। ऑल राइट, मैं आगे मूव करता हूं। मेरे पास दो अच्छे एक्सपर्ट्स हैं। ऑल राइट, तो जब उन्होंने कंट्रोल कर लिया मर्ज को, तब उन्होंने लॉकडाउन खोला। ऑल राइट, आपका जब मर्ज बढ़ा तो आपने लॉकडाउन खोल दिया। करेक्ट। अच्छा भाई, लॉकडाउन खोल दिया आपने, चलिए अच्छी बात है। ओके, कम से कम इतना सोचिए कि लॉकडाउन खोलने पर क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, आपने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं सूर्य प्रताप सिंह जी की तरफ मूव करता हूं। ओंकार जी, ओके, थैंक यू ओंकार जी। ओंकार जी प्लीज। ओके, ऑल राइट। सूर्य प्रताप सिंह जी, मुझे एक बात बताइए कि दुनिया का कोई भी मुल्क अगर लॉकडाउन से बाहर आता है तो 3-4 चीजें उस पर देखता है। पहले देखता है कि फैक्ट्स क्या हैं, तथ्य क्या है उनके देश के। दूसरा, आंकड़े देखता है। तीसरा, जो पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स हैं उनके स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं कि साहब इस देश के लिए क्या आवश्यक है। अब जब हम पीक की तरफ बढ़ रहे हैं, एम्स के डायरेक्टर का भी स्टेटमेंट आपने सुना, जून जुलाई भारत में पीक होगा। पीक का स्तर क्या होगा किसी को नहीं पता। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, कुछ भी हो सकता है। पीक का स्तर हमें नहीं पता। ये खतरा कितना भयानक है इसकी तस्वीर भी हमारे समक्ष साफ नहीं। फिर भी हम लॉकडाउन हटा रहे हैं, और वो भी किस तरह से हटा रहे हैं। लॉकडाउन 3 के बाद तो मैंने देखा कि लॉकडाउन 4 तो कोई लॉकडाउन ही नहीं था, तमाशा था। अभी लॉकडाउन 5 में भी हालात देख ही रहे हैं आप। 8 जून के बाद तो बाकी चीज़ें भी खुल रही हैं। हम क्या फैसला हमारे यहाँ संकट का कोई पॉलिटिकल लीडरशिप लेती है ऐसे क्राइसिस में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लेता है, या फिर ये पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स में हमें छोड़ना चाहिए? वो बताएं क्या करना है। देखिए, ये तो सारा देश जानता है कि ये टॉप डाउन अप्रोच है, जिसमें ऑर्डर टॉप से आता है, नीचे एनफोर्स करने के लिए कहा जाता है। हमारे यहाँ बॉटम्स अप अप्रोच नहीं है कि नीचे से पूछा जाए क्या समस्याएं, राज्यों से पूछा जाए नीचे से, वो तो सब जानते हैं। बहरहाल जो हो गया उसकी तो बात नहीं करेंगे।
आज हमने जो लॉकडाउन खोला है, आपने एक बात सही कही कि जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है हमारे यहाँ तब लॉकडाउन खोला है, जबकि अन्य देशों ने, मोस्टली देशों ने जब प्लेट्यू आ गया, उनका पीक आ गया या नीचे गिरने लगा, तब उन्होंने लॉकडाउन खोला। तो हमारे लिए कठिन सिचुएशन है, इसको कहते हैं कैच 22 सिचुएशन। खोलें तब दिक्कत है, ना खोलें तब दिक्कत है। ये सरकार के पास है, चाहे केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है। अब राज्य जब खोल दिया आपने, अब दिक्कत ये आ रही है कि जो खोला है उसमें पुरानी गलतियां जो हुई कि साहब आपने माइग्रेंट्स के इशू को नहीं देखा, या आपने जब बंद किया था माइग्रेंट्स के इशू को नहीं देखा, आपने फोर्स ही नहीं की प्रॉब्लम्स, वो इश्यूज तो अभी बात करने की जरूरत नहीं है। इशू ये है कि वास्तव में राज्य सरकार या केंद्र सरकार के स्तर पे कोई पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स उनके पास हैं अथवा नहीं है। अगर हैं तो पब्लिकली नोन नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लोगों को पता नहीं है। कुछ राज्य हैं जैसे केरल जैसे राज्य हैं जिन्होंने अपने पब्लिक हेल्थ एडवाइजर अपॉइंट किया है, वो मीटिंग में बैठता है। हमारे यहाँ जैसे उत्तर प्रदेश में टीम 11 है, इस तरह टीम 5 भी हो सकती है एक्सपर्ट्स की। इसमें एपिडेमियोलॉजिस्ट, उसमें कोई भी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट नहीं है। टीम 11 में कोई भी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट नहीं है। एक टीम बनाई जा सकती है, ऑफिसर्स कोई है एक्सपर्ट नहीं है। अच्छा, और देखिए तमाम देशों ने पब्लिक हेल्थ कमीशन भी गठित कर दिया है जो एडवांस स्टेज में जा रहे हैं। वो उनको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए कोई कमीशन चाहिए। ये ना केंद्र सरकार ने किया है ना राज्य सरकार ने किया, हो सकता है आने वाले समय में किए। अब मैं बात ये करना चाहता हूँ कि वास्तव में इसको हैंडल कैसे किया जाए। अगर आप 1 मिनट का समय देंगे तो मैं कुछ अपनी एडवाइस देना चाहता हूँ, हो सकता है प्लीज गो अहेड। इस बात को, वो महत्वपूर्ण है। हम कमियां निकालें, दोषारोपण करें, उससे अच्छा है कि क्या करा जाए, उस चीज को देखना कैसे हैंडल किया जाए इसको। अगर कहें तो आप मैं अपनी बात रखूं। यस, गो अहेड प्लीज। देखिए मैं मानता हूं राज्य सरकार के स्तर पे क्या होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी टीम 11 की मीटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे एक टीम 5 या टीम 10 जो है इनकी हेल्थ एक्सपर्ट्स की कमेटी बन जाए। पहले उससे डिस्कशन करें, उससे डिस्कशन करके उनसे अलग करें, ब्यूरोक्रेट्स के साथ ना करें, उनसे अलग डिस्कशन करें, उनको समझें समस्या को, फिर ब्यूरोक्रेट्स के साथ करें, या उनको फिर दोनों को साथ बिठा लें। तो एक तो यहां से आरंभ करें। ये केंद्र सरकार कर रही होगी, मुझे भरोसा है केंद्र सरकार ने एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ली होगी, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो राज्य सरकार को जो डाटा है उसको ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। लोगों को कंफ्यूजन है, वास्तव में सही डाटा है गलत डाटा है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ रहा है। पब्लिक डोमेन में आएगा तो फिर लोग सजेस्ट करेंगे नीचे से, वो सही मॉडल डेवलप करेंगे, कितने वास्तव में केस बढ़ सकते हैं। ये सही है कि करीब 1 लाख केसेस पर वीक अब आने वाले हैं, और वो उसको हैंडल करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। हर महीने के आप समझ सकते 4 से 5 लाख केसेस हर महीने आएंगे, और अब ये भरोसा नहीं है कि जुलाई में पीक आ जाएगा, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह का वो कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है। दूसरी बात आती है, अब आपको हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको पब्लिक हेल्थ सिस्टम को और प्राइवेट हेल्थ सिस्टम को, जो नर्सिंग होम है, इनको खोलना पड़ेगा, इनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और नीचे ग्रामीण स्तर पर जो कम्युनिटी सेंटर्स है उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। आपने क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें लॉकडाउन ईज करना चाहिए या हमें लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाने चाहिए? और देखिए, लॉकडाउन आप हमेशा डिस्कशन करते हैं, मैं सुनता भी हूं उस बात को। स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते हैं। देखिए, चॉइस नहीं है हमारे पास, लॉकडाउन को हमें खोलना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शंस के साथ खोलना पड़ेगा। सारी दुनिया खोल रही है, क्योंकि मैंने कहा था आपको कैच 22 सिचुएशन है। नहीं खोलेंगे तब मरेंगे लोग, भूख से मरेंगे, खोलेंगे तो इन्फेक्शन से मरेंगे। लेकिन चॉइस अब हाथ में नहीं है। अब लोगों ने, अब सरकार ने निर्णय ले लिया खोलने का। खोलने पर अब क्या करना चाहिए, बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, उस पर हमें विचार करना चाहिए। वही मैं बात अपनी कर रहा हूं। इसी तरह से पब्लिक के लेवल पर एजुकेशन, सर्वेलेंस, टेस्टिंग बढ़ाना चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कशन रोज करते हैं। नेक्स्ट राउंड में आता हूं आपसे, मैं बाकी डिटेल भी लूंगा। डॉक्टर सूर्यकांत मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, और कोरोना वायरस पर पिछले जनवरी से ये हम सब लोग मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप देख रहे होंगे कि इन दिनों इन्फेक्शन का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। पहले यूपी में हमें 200-150 केसेस मिलते थे, आज हम बहुत ही संतुलित जांच कर रहे हैं, बहुत सीमित जांच कर रहे हैं। उसके बावजूद आप देख रहे होंगे कि 350 से ज़्यादा केसेस यूपी में प्रतिदिन रिपोर्ट हो रहे हैं। देश भर में ये आंकड़ा 9000 के ऊपर है। यानी हम एक पीक की तरफ अब धीरे धीरे एक स्लो मोशन में बढ़ रहे हैं। एक हफ्ते में 56-55 हज़ार केस देश भर में आना एक बड़ी चिंता का विषय है। यानी ये जून और जुलाई ये हमारे लिए खतरनाक है, और इसी जून में 8 तारीख को हम सब चीज़ें ओपन कर रहे हैं। मैं ओपन करने का कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, मेरा ये कहने का मतलब है कि क्या ये सही वक्त है कि हम लॉकडाउन से सारे रिस्ट्रिक्शन हटा लें, तब जब हम ज़्यादा खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं? ब्रजेश जी, एक तो मैं आपके उस रिमार्क से बिल्कुल सहमत हूं जिसमें आपने कहा कि लॉकडाउन 4 तो लॉकडाउन नहीं था, मैं उसे अनलॉक 1 मानता हूं।
सरकार कह रही है कि अनलॉक 1 1 जन से शुरू हुआ, लेकिन हकीकत यह है, आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं कि अनलॉक 1 18 मई से शुरू हो चुका है और ये अपनी अनलॉक की जो प्रोसेस है वो बढ़ती जा रही है। दूसरी बात, हम लोग मुगालते में बहुत रहते हैं। पहला मुगालता हमारा निकल गया कि साहब गर्मी आएगी तो कोरोना चला जाएगा। दूसरा मुगालता था कि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ BCG वैक्सीन लगता है, उसके कारण क्रॉस इम्यूनिटी हमें मिली हुई है, हमारा जो नर्चर होता है वो बहुत वैसा होता है, रफ एंड टफ। नहीं, ये गलत नैरेटिव पेश किया जा रहा है सर कि रिकवरी रेट बहुत ये अच्छा सब है। नैरेटिव फेल हो रिकवरी चुके हैं। रेट चाइना का 90%, जी जर्मनी का 86%, जी ब्रिटेन का 62%, जी। इटली का 58% है सर। जी। हम तो फिर भी 47% पे खड़े हैं। अब अगर और कोई 2-3 मुगालते आने वाले हों तो मैं आपके चैनल में आज घोषणा करता हूं, सर आप बोलो वो- क्योंकि वो- आपको बहुत लोग सुनते हैं। वो मुगालते में आपको क्लियर कर दे रहा हूं। पहली बात, कोई वैक्सीन 2020 में नहीं आ रही है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां भाजपा के प्रवक्ता भी बैठे हैं और लोग भी बैठे हैं, कोई वैक्सीन 2020 में नहीं है, इसलिए वैक्सीन का मुगालते में मत रहिए, नंबर 1 बात। दूसरी बात, कोई भी स्पेसिफिक important. ट्रीटमेंट, चाहे वो रेमडेसिविर हो, क्लोरोक्विन आप देख चुके हैं, हाइड्रोक्लोरोक्विन आप देख चुके हैं, उसका क्या हर्ष हुआ, प्लाज्मा थेरेपी का क्या हर्ष हुआ, आप सब देख चुके हैं। मैंने शुरू में कहा था कि थोड़ी आशा की किरण हो सकती है, कोई रामबाण नहीं है, आपको ध्यान हो, आपके में रिकॉर्डेड वर्जन होगा मेरा। Correct. तो ये आप जान लीजिए कि 2020 में ना तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, ना कोई स्पेसिफिक वैक्सीन है, तो फिर बचा क्या? तो जब अब हम देखिए- गहरे पानी की तरफ नदी में जा रहे हैं, अब हमें पता है, जी। तब हम अपने आसपास जितने भी बचने के हम उपकरण है वो हटाए दे रहे हैं। नहीं, वो हमें ऐसा लगता है कि वो एक आदमी गहरे पानी में जा रहा है जिसको स्विमिंग आती नहीं है और वो सोचता है जब पानी गहरा आएगा तो हम तैर लेंगे। तो ऐसी स्थिति कुछ हो गई है। दूसरी बात ये मैं बता दूं कि अब ये स्थिति है किसी भी तरह से, चलिए अब हम बैक गियर तो नहीं डाल सकते, अनलॉक की प्रोसेस शुरू हो गई है। व्हाट शुड बी डन, क्या तो किया अब देखिए, दुनिया में 2 ही पॉलिसी हैं। कुछ देशों ने लॉकडाउन पॉलिसी अपनाई और इसको काबू में किया। देश हैं जैसे साउथ कोरिया है, जैसे ताइवान है, जैसे स्वीडन है। इन देशों ने अपने देश, इन्हें मालूम था कि हमारे देश के नागरिक अनुशासित हैं, हम जो कहेंगे वो करेंगे, तो इन्होंने 2 पॉलिसी बनाई। एक तो जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, जो अनुशासन के नियम है, जो संक्रमण को रोकने के लिए, उनको पूरी तरह से लागू करवाया अपनी जनता से, क्योंकि जनता ने पूरा कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा कि आपको प्राइवेसी चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए या सेफ्टी चाहिए। हमारे देश में भी हमें कहना पड़ेगा, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं, कुछ नहीं, एपिडेमिक एक्ट के तहत हम सब गवर्न हो रहे हैं, चाहे जितना इसमें मॉडिफिकेशन कर दीजिए, नए रूल लाइए, लेकिन हमें अनुशासन कड़ाई से पालन करना होगा। सर फिजिकल एक चीज जिसको डिस्टेंसिंग लेकर रखनी मुझे होगी। आज तक जवाब नहीं मिला। जी। संक्रमण फैल रहा है, उसका क्या रूप होगा, ये बीमारी कितनी घातक है, समाज को कितना बड़ा नुकसान कर सकती है, ये बात कोई मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई कैबिनेट सेक्रेटरी, कोई चीफ सेक्रेटरी, कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कोई कलेक्टर कैसे तय कर सकता है? नहीं, अब ये तो नहीं कर सकता ना। अब इसमें भाई अगर हम लोग क्या आपको कर हृदय रोग है तो आप हृदय रोग विशेषज्ञ से मिलोगे ना। ब्रजेश जी, अच्छा है। एसडीएम के पास जाओगे कि मुझे छाती में दर्द हो रहा है, मेरा इलाज कर दो। हमारे लिए तो एक्सपर्ट्स के पास जाना हमारे पड़ेगा लिए ना तो आपने। ब्रजेश जी गवर्नमेंट है, ब्रजेश जी ब्यूरोक्रेसी आप मुझे है। बताओ, नहीं, मेरे मुझे- अंदर जो मैं भड़ास है मैं clarity तो दो ब्रजेश देश जी के को। चैनल पे आके निकाल कि इस देता हूं। तरह के निर्णय कौन लेने, किसको लेने चाहिए? नहीं, बात जो तो एक्सपर्ट है उसे। नहीं, आपकी क्या एडवाइस, आप बताओ ना, आप खुलकर बोलो। नहीं, बिल्कुल एक्सपर्ट तो शामिल होना ही चाहिए। अब मैं कहूं कि मैं साहब वो एक सब्जी बहुत अच्छी बना लेता हूं, तो मैं गलत कह रहा हूं, मैं सब्जी कहां बना लेता हूं? नहीं, वो तो मेरी पत्नी सही राय लेनी पड़ेगी। नहीं, अभी आपसे कहा जाए कि यहाँ मर्डर हो गया है जी। हजरतगंज में जी। अब आप इसको चल के 2 आरोपियों को पकड़िए, उनके खिलाफ चार्जशीट करिए, आप कर पाओगे? नहीं, मैं तो एफआईआर आप लिखना कर भी पाओगे या मुझे नहीं आती कर है। पाओगे? जी, मुझे नहीं तो कर FIR पाओगे ना। नहीं कर पाएंगे। पर आपसे कहा जाए कि मरीज बीमार है, गंभीर है, जी, उसको भर्ती करना है, आप इमीडिएट इलाज शुरू कर बिल्कुल दोगे। बिल्कुल, वो तो हम तो सीपीआर आपका में वो काम सड़क है। पे कर देंगे। जी, वही काम पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स का होता है, वो बताएं देश के लिए क्या जरूरी ना। अब ये तो किसी सरकार को मिनिस्टर के सोचेगी पास भाई। क्या अनुभव है? कोई आईएएस ऑफिसर क्या जानेगा कि ये क्या संक्रामक बीमारी कोरोना क्या है? नहीं, थोड़ी बहुत जानकारी सबको ही ले सकता है, इंटरनेट का जमाना है, गूगल का जमाना है, लेकिन फिर भी भाई एक्सपर्ट के पास अपना अनुभव होती है, अपनी एक्सपर्टीज डॉक्टर होती साहब, है। अगर इंटरनेट पढ़ के आपको इलाज करना हो तो हर दूसरा आदमी भारत में डॉक्टर है ना। जी 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 आपका ड्राइवर भी डॉक्टर होगा। जी। एक चीज इतना और मैं आपके साथ ब्रजेश, बैठ के एक्सपर्ट हो गया होगा वो। एक चीज और बता देते हैं फिर खत्म करते हैं जी। कि मैंने बताया दुनिया में 2 तरह की पॉलिसी लोगों ने अपनाई, एक लॉकडाउन की और एक इसकी, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई डेमोक्रेसी, प्राइवेसी ये सब पीछे है, आपकी सेफ्टी पहले है। और लोगों ने कोऑपरेट किया अपनी प्राइवेट, किसी को सड़क से उतार लिया गया, कहा आपकी टेस्टिंग होगी आइए, तो लोगों ने कोऑपरेट किया। हमारे यहाँ तो अलग बात है, डॉक्टरों को पीट भी अरे दिया यहाँ गया। फोन कर करके परेशान है कि भैया आओ हमारी टेस्टिंग कर लो, नहीं आ रहे हैं, आप कह रहे हैं सड़क से खींच के टेस्ट कर ले। जी जी,
ये वहां तो पर। उल्टा चल रहा है ना तो यहाँ देखिए थोड़ा तो एपिडेमिक एक्ट में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा और इनको कड़ाई से लागू इसको करना पड़ेगा। अब देखिए अपने देश में मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। एक 5 राज्य वो हैं, मैं नाम क्या लूंगा, आप सब जानते हैं, टॉप 5, जिनके यहां केस 70% के केस पूरे देश के लेके हैं। दूसरी तरफ 3-4 राज्य ऐसे हैं, जैसे मैंने केरल का उदाहरण, पहला केस केरल में आया, स्पीड से केरल में केसेस आए, लेकिन देखिए आप केरल ने कितना अच्छा कंट्रोल कर लिया। तो केरल ने अच्छा कंट्रोल किया है। इवन पंजाब ने शुरू में बीच में काफी अच्छे केसेस आए, लेकिन उसने भी कंट्रोल कर लिया। उड़ीसा ने बहुत अच्छा कंट्रोल कर लिया। तो आप कुछ तो हमें उनसे सबक लेना पड़ेगा जब वो अपने अभी यहाँ आपके अनुशासन उत्तर कड़ाई। प्रदेश में टेस्टिंग कैपेसिटी क्या है डॉक्टर साहब? अभी देखिए 20,000 के करीब कैपेसिटी होने वाली है 2-4 दिन में, करीब 14-15 हजार की कैपेसिटी पर डे चल रही है उत्तर प्रदेश की। और ये आप जो सोचिए माइग्रेंट्स आए इनका प्रेशर ज्यादा रहा? इनका तो 20-22% पॉजिटिविटी रेट है। जितने हम टेस्ट करते हैं हर चौथा इनका पॉजिटिव आ रहा है, चौथा या पांचवा, हर चौथा पांचवा पॉजिटिव आ रहा है जो इनके टेस्ट लिए जा रहे हैं इन लोगों दैट्स के। हॉरिबल। और ये 30 जी। लाख लौटे हैं। जी, और आप सोचिए कि 23 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है। ये भारत का एक प्रदेश नहीं है, दुनिया का ये 5वां प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से। और अभी तक हम 20,000 पर डे की टेस्टिंग पे नहीं पहुंच पाए हैं। हमें टेस्टिंग बढ़ानी होगी, हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क के जो नियम है उनको रखना होगा। हमें कहना होगा कि बच्चे, बुजुर्ग, बीमार, गर्भवती महिलाएं किसी भी हालत में घर पे ना निकलें। अगर बाहर निकलें तो फिर आपका घर नहीं है, आपका जेल घर है, चलिए जेल में, जेल बंद करेंगे। जब तक इस सख्ती के साथ आप एपिडेमिक एक्ट को मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक बड़ी मुश्किल होगी, बहुत समस्या कि होगी। मनीष जी ये सुन रहे होंगे, वो कह रहे थे ना पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल का स्टेटमेंट चाहिए। अब मैं वीरेंद्र जी को लेता हूँ। वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई वीरेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में आज क्या परिस्थितियां हैं? नंबर ऑफ केसेस आज भी बढ़ गए, और डॉक्टर साहब ने जो बात बताई और इसके पहले भी जो हमारे पास प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ के स्टेटमेंट्स आए हैं कि हर चौथा जो टेस्ट हो रहा है माइग्रेंट लेबर्स का वो पॉजिटिव आ रहा है, ये बहुत ही खतरनाक संकेत है। नहीं, संख्या तो बढ़ रही लगातार, इसमें कोई शक नहीं, चिंता की बात है। और जैसे दुनिया का हर चौथा आदमी चाइनीज़ होता है, चीनी है, उसी तरह से हर चौथी जांच कोरोना पॉजिटिव निकल रही है। तो चीन की आबादी और उसका जो रोग है उसने पूरी दुनिया को तबाह कर रखा है दोनों मामलों में। राहत भरी खबर यह है कि भारत को G7 का मेंबर बनाया गया और प्रधानमंत्री को न्योता आया है। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश भारत की महत्ता को समझ रहे हैं और लगातार नहीं, अभी सिर्फ दावत ही आई, अभी मेंबर नहीं बने जी। मतलब ऑफर आया है और मिलेगा। जी, ये जरूर है कि भारत में कोरोना ने 2,08,000 की संख्या को पार कर लिया है, लेकिन 1 लाख आदमी इसमें ठीक भी हुआ है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, ये संख्या अगर 2 लाख उत्तर प्रदेश में होती तो शायद और ज़्यादा शोर होता। उसके बावजूद अगर हम 8,000 या 8300-8400 आसपास हैं तो सरकार की कोशिश और कंट्रोल के नतीजे से हैं। कोई सरकार जादू की छड़ी घुमाकर नहीं कर सकती, या ना कोई सरकार पर हम किसी बीमारी और रोग में आरोप लगा सकते हैं। सरकारों का काम होता है 100% देने की कोशिश करना, लाभ मिले या हानि। इतना जरूर है कि तमाम मुद्दों पर हम सरकार की आलोचना इसलिए कर सकते हैं कि वो मजदूरों को लाने में, उनको घर पहुंचाने में उसने कहीं समस्या, राजनीति हो गई, परेशानी हुई, खाना देने में हुई, जांच नहीं हो पा रही, इन सब चीज़ों पर तो घेर सकते हैं ब्रजेश जी। लेकिन ये जो जेन्युइन मुद्दे हैं वो सरकारों के बस में नहीं है। संख्या को रोक, संक्रमण तो देखिए पहले लॉकडाउन रहा, फिर खोला गया, कहा गया पैदल आओ, अब ट्रेन भी चल गई, फिर 1 महीना मजदूरों को खूब जम के चलाया गया, और उसके बाद अब फिर ट्रेन बस सब चल रही हैं आराम से। हमारे यहाँ कहा गया है कि समय, सेहत और संबंध, ये तीनों जो है बहुत लाजवाब और बेहतरीन चीज़ें होती हैं, लेकिन जब तक ये होती है तब तक हम इनकी कदर नहीं करते, और जिस दिन हम इन्हें खो देते हैं उस दिन ये हमें बहुत याद आती हैं। तो हम लोगों का जो देश है वो इसी तरह का देश है। अरे भाई, 133 करोड़ की आबादी में अगर 2 लाख आदमी कोरोना से बीमार है तो इसको किस रूप में देखा जाए? महामारी माना जाए, बहुत बड़ी आपदा है, या सतर्कता के साथ कोरोना को मात दी जा सकती है? क्योंकि ब्रजेश जी, बीजेपी जब सत्ता में आई थी तो उसने मनरेगा को कहा था सबसे बड़ा घोटाला है, और आज उसी नरेगा का बजट 40% योगी मोदी सरकार ने बढ़ाया है। तो ये तब सही थे कि अब सही हैं?
रोग, आपदा, समुद्र में बाढ़ आना और ऊंची ऊंची लहरें उठना, चक्रवात आना, ये तो किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन जिस काम का हम विरोध विपक्ष में रह के करते आए हो, सत्ता में उसे लागू कैसे कर सकते हैं, इस पर सवाल हो सकता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ब्रजेश जी, बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई स्कूल खोलने की तैयारी हो रही है, ये रोग इतना फैला है, बच्चों के जीवन से खिलवाड़ हो जाएगा, जुलाई से शायद सोचा जा रहा है। स्कूल वाकई बच्चे मासूम हैं, स्कूल खाली इसलिए खोले जा रहे हैं कि स्कूल वाले अपनी फीस वसूल सकें। बच्चों की जान रहा चाहे चली जाए, कल को अगर ये और कम्युनिटी में फैला तो सबसे पहले हमें स्कूल ही बंद करना पड़ेगा। तो खोलने से पहले 100 बार सोचना होगा। लेकिन जब शराब दारू खोलने से पहले नहीं सोचा, भीड़ लग गई, टूट पड़े लोग, तो स्कूल खोलने से पहले पता नहीं सरकार सोचेगी कि नहीं, भगवान जाने जी। वैसे मेरा एक मानना है कि अगर आज की तारीख में ब्रजेश जी कोई नशेड़ी लड़खड़ा कर जा रहा है तो उसको आप नशे में नहीं मान सकते, क्योंकि उसके ऊपर देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा भार है। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का उसके ऊपर लक्ष्य है, और अगर ऐसे में उसका पैर लड़खड़ा रहा है तो इस बोझ से लड़खड़ा सकता है, बहुत भारी बोझ उठाए है वो। और देश में उसके इस बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए, उसको बेइज्जती नहीं करनी चाहिए उसकी। अरे कोई निगेटिव स्टेटमेंट हमारे शराबी भाइयों के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ, अदर हम लोग तो उनकी इज्जत करते हैं। हमारे यहाँ कहा गया है ब्रजेश जी कि संघर्ष जब होता है और जब आप पैरवी कर रहे हैं तो हम लोग कैसे विरोध कर सकते हैं इस बात? नहीं, हम पीते नहीं, हम कभी पिए नहीं। आप पैरवी कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, आप तो नाहक पर्सनल ले लिए। हम कभी पिए नहीं, लेकिन हम ये मानते हैं कि जो आदमी आज खड़ा है सरकार के साथ जी, उसके सम्मान में अच्छी बातें कही जानी चाहिए जी। तो कंक्लूड करें जी। देखिए, हमारे यहाँ डॉक्टरों की सलाह पर, नेताओं की सलाह पर तमाम सारे काम होते हैं, राजनीतिक दलों के इशारे पर तमाम सारी चीज़ें होती हैं। अगर एक बार एक डॉक्टर ने एक राजनीतिक व्यक्ति ने अपने शिष्यों से कहा, भाई अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो खूब चला करो पैदल। तो कुछ शिष्यों ने समझ लिया कि लगातार चलते जाना है, तो एक शिष्य ने एक बार अपने गुरुजी को फ़ोन किया कि गुरुजी पिछले 1 महीने हो गए लगातार चल रहा हूँ, अफगानिस्तान तक पहुँच गया हूँ, बताओ यहीं रुकना है कि आगे रूस की ओर बढ़ जाऊँ। तो लोग समझ नहीं पाते कि वो किस रास्ते पर चल रहे हैं जी, कैसे उनको इन सब चीज़ों से निपटना है जी। लेकिन हमारे यहाँ कहा गया ब्रजेश जी, 4 लाइनें सुनाऊंगा कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, और ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। और ये जो मिलाते फिरते हो तुम हर किसी से हाथ, ऐसा ना हो कि धोना पड़े जिंदगी से हाथ, और हाल न पूछा करें, हाथ मिलाया न करें, मैं इसी धूप में खुश हूँ, कोई साया न करें। बहुत बहुत बड़ी, बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के फौरन उस पार इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। कोरोना वायरस का संक्रमण भारत और उत्तर प्रदेश में लगातार फैलता जा रहा है, हमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, सरकारों को क्या करना चाहिए, आने वाला वक्त कैसा होगा, 8 जून के बाद जब लॉकडाउन से तमाम प्रतिबंध हटने वाले हैं तब की तस्वीर क्या होगी। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। देखिए, स्थिति की भयावहता की हम चर्चा ही कर रहे थे, तब तक ब्रेक के दौरान 2 बड़ी खबरें मेरे पास आईं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3 बड़े दिग्गज नेताओं को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया, उनका टेस्ट, और फिलहाल इन्हें क्वारंटाइन करने के लिए कहा गया है और इनका आगे का ट्रीटमेंट जारी रहेगा। और ये तीनों आरएसएस के बड़े नेता हैं, जो जनता के बीच इन दिनों थे राहत कार्यों में। ये वो लोग हैं जिनमें से कल एक
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर रहे थे। ये नेता भी उसमें सम्मिलित हैं। ये तीनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े नेता हैं। इसके अलावा एक खबर लखनऊ से है और ये खबर थोड़ी चिंता योग्य है। चिंता योग्य इसलिए है क्योंकि लखनऊ के 5 निजी अस्पतालों को तत्काल प्रभाव से अभी बंद करने के लिए कहा गया है। ये वो निजी अस्पताल हैं जहां पर सामान्य रोगों के फिलहाल इलाज चल रहे थे। इनमें से अधिकांश में कई नर्सें और जो भी मेडिकल स्टाफ था, टेक्निकल स्टाफ, ये कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। कहने का तात्पर्य इन दोनों खबरों में समानता भले ना हो, लेकिन ये बताती हैं कि हमारे यहाँ संक्रमण का स्तर क्या है। ये किसी को भी हो सकता है और ये खतरनाक हालात में पहुंच चुका है। इसी को कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं, जिसके बारे में हम तमाम बारी चर्चा कर रहे हैं। तो कोरोना वायरस का संक्रमण अब सिर्फ किसी एक देश में, किसी एक राज्य में सीमित नहीं है। आज महाराष्ट्र से भी एक बुरी खबर है। आज अकेले महाराष्ट्र में सिर्फ एक दिन के भीतर 122 कैजुअलिटीज़ हुई हैं। 122 लोग मारे गए हैं कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते। तो आप देखें कि अब हम धीरे धीरे एक खतरनाक हालात की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। यही वो वक्त है जब हमें संयम रखना है। यही वो वक्त है जब हमें सावधानी रखनी है। यही वो वक्त है जब हमें सतर्कता बरतनी है। और यही वो वक्त है जब हमें मास्क का इस्तेमाल करना है, घरों से नहीं निकलना है। बाहर से आ रहे सामान को भी हमें कुछ वक्त तक बाहर रख के उसे कुछ दिए गए हमारे केमिकल से साफ करके तब आप उसको भीतर लाएं, क्योंकि अब खतरे का स्तर बढ़ चुका है। पहले अगर 10 मरीज थे, आज 100 हैं। पहले 100 थे, अब 1000 हो चुके हैं। यानी संक्रमण का स्तर अब विकराल होता जा रहा है और ये परिस्थितियां असामान्य हैं। हमें ज़्यादा सावधान रहना है। मैं मनीष जी का रुख करूंगा। मनीष शुक्ला जी हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। मनीष जी, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं ना, वो हर घंटे कुछ ना कुछ नई चिंता की तरफ इशारा करती हैं। क्या ये सही वक्त है कि अब हम सरकार अपने फैसलों पर पुनर्विचार करे और ये लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस जो आप 8 तारीख से हटाने जा रहे हैं, इसको कुछ इम्पोज करें और 1 महीना देश को और दें ताकि हम अपने समाज को सुरक्षित कर पाएं? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फीडबैक, जनता के फीडबैक पर चलने वाली सरकार है। निश्चित रूप से जो फीडबैक इन 8 दिनों में मिलेंगे, 8 जून के पहले, उसमें भी सरकार निर्णय लेगी। और पहले भी आपको ये ध्यान में होगा कि कई चीजों में जनता की जो अपेक्षा रही है, जनता की जो मांग रही है, उसके अनुसार सरकारों ने निर्णय लिया भी है। देखिए, मैंने पहले चरण में भी कहा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि लॉकडाउन इसलिए नहीं किया गया था कि उससे कोरोना समाप्त हो जाएगा। लॉकडाउन का जो मंतव्य था उसमें सरकार ने उन चीजों को पूरा किया है। लॉकडाउन खोलने का फैसला, मुझे याद है ये कहा गया था कि ईद तक कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, पर मैं देख रहा हूँ ईद के बाद वो तेजी से फैल रहा है। देखिए ब्रजेश जी, तमाम लोग तमाम जगहों पर बैठते हैं, विभिन्न चैनलों पे बैठते हैं, उनके विभिन्न प्रकार के स्टेटमेंट आते हैं। कुछ लोगों ने कहा था कि अप्रैल में पीक आ जाएगा, मार्च लास्ट अप्रैल में आ जाएगा, फिर आया कि जून में आ जाएगा। देखिए, जब तक वैक्सीन और मेडिसिन सामने नहीं आ रही है तब तक कई चीजें अनुत्तरित है। वो समय के पर ये मानने में कोई परेशानी है कि जो इस वक्त हमारे पास डेटा और तथ्य आ रहे हैं वो हमें खतरे की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हमें पुनर्विचार क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए ब्रजेश जी, आपने जो डेटा रखे हैं या जो आपकी चिंता है, उस चिंता में अगर थोड़ी भी आपत्ति होती तो ससम्मान में उस पर जरूर आपको टोकता। लेकिन जो आपकी चिंता है वो चिंता सरकार को भी ध्यान में है। मैं एक चीज रिपीट करना चाहता हूं, चूंकि आपके हम लोग कोट कर रहे थे कि राज्य सरकारों से नहीं पूछा गया। विजय जी, आप तो कम से कम जानते हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने वाले चाहे जो दें, सभी राज्य सरकारों से, सभी मुख्यमंत्रियों से राय शुमारी के पश्चात सबकी राय पे के अनुसार ही निर्णय केंद्र सरकार ले रही है। और अब तो जो अनलॉक 1 है अगर कहेंगे तो उसमें तो ढेर सारी चीजें राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ी गई हैं कि वो निर्णय लें। स्कूलों पे भी निर्णय राज्य सरकारों को लेना है कि ऑलराइट, सुनील सिंह साजन, आप मुझे बताइए कि आप देख रहे होंगे अभी लखनऊ का डेटा मैंने बताया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3 बड़े पदाधिकारियों के साथ क्या कुछ हुआ ये भी घटनाक्रम बताया। लगातार हम तथ्य और आंकड़े देखें तो हम एक खतरनाक हालात की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी हम नदी अगर पार कर रहे हैं तो अब हम बीच धारा की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब हम बीच धारा की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम बचाव के सारे उपकरण एक एक करके अलग कर दे रहे हैं। हम समाज में एक नए तरीके के खतरे को जन्म दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, क्योंकि ये एक महामारी है, लेकिन जब हम बात करेंगे आंकड़ों की और तथ्यों की,
तो सरकार इस महामारी में भी आंकड़े और तथ्य गलत पेश कर रही है। मैं ये कह रहा हूं कि आपने शुरुआती डिबेट में ये माना कि जब 450 मजदूरों का टेस्ट हुआ तो 119 उसमें पॉजिटिव नजर आए। तो यही तो समझना है कि रेशियो क्या है और कितने टेस्ट हो पा रहे हैं। देखिए, लॉकडाउन खोलना और दूसरे देशों से तुलना करना, हम कह रहे हैं ये भी तो तुलना उत्तर प्रदेश में अब तक तकरीबन 3 लाख टेस्ट हुए हैं, क्यों डॉक्टर साहब? तकरीबन 3 लाख टेस्ट उत्तर प्रदेश में हुए हैं। जी जी जी। नहीं, महाराष्ट्र सुनील जी, आप केवल ब्रजेश जी का नहीं, भी तो चैनल मैं ये देख कह रहा हूं लेंगे कि तो कई दूसरे तरह आप देशों जान में जाएंगे। और 5 लाख टेस्ट महाराष्ट्र कर चुका है। दूसरे देशों का जब पेशेंट घटे, नहीं तो मैं ये कह रहा हूं कि कितने प्रतिशत हुआ है। मैं तो ये जानना चाहता हूं सरकार से कि इस देश की कुल आबादी का कितना प्रतिशत हो गया टेस्ट, और जितने प्रतिशत हो गया या तो हम इसी को मान लें 450 में 119 आ रहे हैं, यही रेशियो है। हम लोगों ने शायद मुझे लगता है पूरे देश में 40 लाख टेस्ट अब तक हो ब्रजेश चुके जी हैं। को रेशियो का तरीका बताइए कि 30 लाख लोग आए हैं, उसमें इतने मजदूरों को निकला है। 1% भी नहीं कर पाए ना। 1% तो बहुत बड़ी बात है। तो यही तो अभी हम कह रहे हैं कि जब 0.12% कर पाए हैं। 1% तो 1.3 1% करोड़ हुआ। करते तो 1.3 एहसान मान रहे हैं हम लोग। नहीं ब्रजेश जी, मेरी मैं और यही कह डॉक्टर रहा हूं। सूर्यकांत की चिंता जब- यही है कि 1% हो जाए तो हम आपका ब्रजेश- धन्यवाद प्रकट करेंगे। जी, जी, जी। आप 0.12% आप कर पाए हैं अभी तक। 1% 1.3 करोड़ हुआ। हाँ, ठीक बात है। तो मैं केवल अपनी बात खत्म कर दूंगा ब्रजेश जी। जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार जनता से फीडबैक ले रही है। आपने कब जनता से फीडबैक लिया? जब लॉकडाउन किया देश के प्रधानमंत्री जी ने, तब भी नहीं लिया। अगर आपने जनता से ले लिया होता, एक्सपर्टों से ले लिया होता, तो देश को इस मुहाने पे आप नहीं खड़ा करते। देश को जिस मुहाने पर ला के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खड़ा कर दिया, आप कह रहे किसी ने कह दिया होगा। हमको याद है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था आप बहुत ढेर सारी चीजों को मत देखिए, क्योंकि तथ्य देखना समाजवादियों की आदत नहीं है, लेकिन कम से कम चैनल पर आए हैं, आप विधान परिषद के सदस्य हैं। आपने देश को भरने के लिए खड़ा कर दिया और अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई आप विधान परिषद के सदस्य हैं, इतना गैर जिम्मेदाराना आप कह रहे हैं कि 450 मजदूरों में से आई थिंक इस पे अपने अपने मत रखिए आप लोग। 30 लाख आपस में बहस का कोई तात्पर्य नहीं होगा। मुझे लगता है आप लोग अपने अपने तथ्य रखेंगे तो बेहतर तरीके से हम लोग डिबेट को कंडक्ट करेंगे। कम से कम तथ्य तो ठीक से बोले। ओके, यस सुनील जी, गो अहेड प्लीज। 10 सेकंड अपना पक्ष रख दें आप। देखिए ब्रजेश जी, मैं क्यों एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैं क्योंकि अभी दैवीय आपदा उन्नाव में आई, 8 लोग मर गए आंधी तूफान और आकाशीय बिजली में। मैं 2 दिन से उन्नाव था जी। और उन्नाव में जिस तरीके से बाजारें, जो गाँव की बाजारें होती है, वो देखने के बाद लगा है नहीं कि लॉकडाउन से हम लोग गुजर रहे हैं या कोरोना से। इतनी भीड़ सरकार ने भी छोड़ दिया और जनता भी भूल गई कि वो कोरोना वायरस संक्रमण से निकले हैं। इसमें जितनी जिम्मेदार सरकार है उतना जनता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मतलब एक सोसाइटी के नाते भारत के लोगों का जो बिहेवियर होना चाहिए, मुझे उस पर भी कभी कभी दुख होता है कि हर चीज़ के लिए हमको डिपेंडेंट क्यों होना पड़ता है। हमने ये भी तो देखना चाहिए ना कि हम किस गंभीर परेशानी में हैं। भाई ओंकारनाथ जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आप बताइए कि सरकार को क्या अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए? क्या 8 तारीख से ये जो लॉकडाउन से पूरा रिस्ट्रिक्शंस हटाया जा रहा है, क्या ये होना चाहिए? दूसरा, मैं आज तक नहीं समझ पाया कि कौन लोग हैं जिन्होंने ये सजेस्ट किया कि हवाई अड्डे तक तो सोशल डिस्टेंसिंग, बोर्डिंग पास लेंगे सोशल डिस्टेंसिंग, जहाज में चढ़ेंगे सोशल डिस्टेंसिंग, और जब जहाज के भीतर जाएंगे तो इकट्ठे होकर बैठ जाएंगे। पता है अब कब 25-30 लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जा चुके हैं जहाज के यात्री। भाई कैसे कैसे तो मैं आपसे कौन कह लोग रहा था हैं ब्रजेश जो इस जी। तरह की सलाह देते हैं? वही मैं आपसे कह रहा था अपने फर्स्ट टर्म में कि जो डिस्टेंसिंग दिखाई जा रही है प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में, चीफ मिनिस्टर की मीटिंग जी। में, ऑफिसर्स की मीटिंग में, लेकिन वो चीज रेलवे में नहीं हो रही है, हवाई जहाज में नहीं हो रही है। अभी पूना के लिए एक ट्रेन जा रही थी, एसी कोच में बाकायदा दिखाया जा रहा था टीवी पे कि देखिए वो सब तीनों सीटें भरी हुई थी। तो जब आप खुद
अपना क्या कहते हैं सिस्टम नहीं डेवलप करेंगे, लोगों को समझाएंगे नहीं, तो कैसे काम चलेगा? तो आप क्या को चाहते इसमें हैं कि गंभीरतापूर्वक 8 काम जून करने से की आवश्यकता हमें है। लॉकडाउन और लोगों रिस्ट्रिक्शंस को हटाए जाने विश्वास दिलाने चाहिए की आवश्यकता या है। इसको और अगर सख्त मान इंपोज लीजिए किया कोई जाना एक- चाहिए? नहीं, देखिए, अगर मर्ज बढ़ रहा है तो लॉकडाउन को करना चाहिए, क्योंकि इस समय थोड़े दिनों के लिए आप इसको रोकिए, लॉकडाउन को बढ़ाइए, और उसके बाद जब मर्ज कंट्रोल हो जाए तब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलिए। Alright, सूर्य लेकिन प्रताप जी। लॉकडाउन खोलते समय जो सोशल सूर्य प्रताप जी, डिस्टेंसिंग हमें क्या 8 तारीख के बाद भारत की सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकारों को और जिलों में जो हमारे पास 10 सेकंड लूंगा, सिर्फ 10 सेकंड। Yes, please, ओंकार। सिर्फ 10 सेकंड लूंगा Okay, मैं आपके। okay, go ahead। देखिए ब्रजेश जी, 10 सेकंड लूंगा आपका जी। कि सबसे बड़ी चीज देखिए ये है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर संख्या दर्शाई जा रही है, अभी डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि डॉक्टर साहब ने कहा था 14,000 रोज टेस्टिंग हो रही है। हम 10 दिन का आंकड़ा ले लेते हैं 14,000 का, और उसके हिसाब से आप देख लीजिए चौथा आदमी जो है वो क्या कहते हैं। सूर्य प्रताप जी, आप क्या सजेस्ट करेंगे? 8 तारीख के बाद हमें ज्यादा रिस्ट्रिक्शन में रहना है या हमें सारे रिस्ट्रिक्शन हटा लेने चाहिए? नाउ ऑल वेल। देखिए, लॉकडाउन हटाने का निर्णय लिया जा चुका है। ये लॉकडाउन अनरेस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टिव लॉकडाउन होना चाहिए, जिसमें कर्ब्स होनी चाहिए, जिसमें मास्क ना पहने कोई उस पर एक्शन हो, जो सोशल डिस्टेंसिंग ना करे उस पर एक्शन हो। अभी डॉक्टर साहब ने बताया प्रेग्नेंट वीमेन है, 60 साल से ऊपर आयु के लोग हैं, सड़क पे दिखाई हो, एक्शन हो। अब ये है कि चूंकि इतनी भीड़ है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, हर गरीब अरे इनके विभाग के मंत्री मेरठ गए थे, जिससे मिल के आए, वो कोरोना वायरस पॉजिटिव निकला, और अभी तक मंत्री जी क्वारंटाइन में नहीं गए हैं। यहाँ मिनिस्टर्स का ये हाल है, कैबिनेट मिनिस्टर, वो भी सीनियर, 35-35 साल पॉलिटिक्स कर लिए, तब उनका ये हालत है। करेक्ट। कोई सेल्फ रेगुलेशन नाम की कोई चीज नहीं है। कोरोना का तो तमाशा बना दिया है ना, मजाक की वस्तु बना दी गई है। करेक्ट। इसलिए देखिए, सारी दुनिया जो कर रही है सोर्स रिडक्शन के लिए, एजुकेशन, सर्विलेंस, दो ही मेथड है। लोगों को सिखाना है, बताना है, बार बार वार्न करना है, फील गुड फैक्टर नहीं कराना है कि सब कुछ ठीक है, परेशान मत हुई है, चिंता मत करिए। वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन इस वक्त चेताना है उनको, और ज्यादा चेताना है। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में मेरा आंकलन मोटा मोटा है 15 लाख लोग सक्रिय रूप से संक्रमित हैं। मैं आपको बाय स्टेट से समझा सकता हूं इस बात को। 25% आपके जो 20 लाख लोग हैं उनसे निकाल दीजिए, 5 लाख तो सीधे वो हो गए, और 3.5 लोगों का एक एवरेज फैमिली का जो वो है संख्या है, उसके हिसाब से लगाएं तो आप 15-20 लाख तो लेबरर ही हो गए, इनकी फैमिली हो गई। और इसके अलावा जो बाहर के लोग हैं, जो उनसे बाहर हैं, जो माइग्रेंट लेबर से बाहर हैं, इतनी संख्या और मान आप लें। क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 8 तारीख को हमें सब कुछ ओपन कर देना चाहिए? रिलीजियस प्लेसेस, शॉपिंग मॉल, ये सब सारी चीजें हमें ओपन कर देनी चाहिए? देखिए, केवल एसेंशियल सर्विसेज को ओपन करने की बात है। बताइए, प्रताप जी कह रहे हैं कि 16 लाख 15 लाख तो यूपी में ही है, और ये 2 लाख जो है पूरे भारत में बता रहे हैं। एक सेकंड भाई, ओंकार जी आपका हो गया ना, उनको सूर्य प्रताप जी को बोलने दें। यस सूर्य प्रताप जी, गो अहेड। देखिए जो प्रोटोकॉल है वो कस्टमाइज प्रोटोकॉल इंडस्ट्रीज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग, एक सबके लिए समान सॉल्यूशन नहीं हो सकता। सर्विस सेक्टर के लिए अलग, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए अलग, ये सिस्टमेटिकली डिवाइस करना होगा, ये काम करना पड़ेगा। खाली मीटिंग से काम नहीं चलेगा। और मैंने पहले भी कहा था, हेल्थ एक्सपर्ट्स में खाली डॉक्टर ही नहीं, डॉक्टर्स में भी जो रेगुलर डॉक्टर हैं वो, विषय के एक्सपर्ट्स भी होने चाहिए, एपिडेमियोलॉजिस्ट जिनको कहते हैं वो, ऑलराइट। बायोस्टैट्स के लोग, आपका क्या आकलन है डॉक्टर साहब और डॉक्टर सूर्यकांत, आप क्या सजेस्ट करोगे? व्हाट शुड बी डन? 8 तारीख के बाद हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर सूर्यकांत? देखिए, सूर्य प्रताप जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। हमको रेस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हम अनलॉक में चले गए हैं। अब देखिए, बड़ा मुश्किल होता है देश को समझाना 130 की करोड़ की जनता को कि हम कहेंगे साहब बैक गियर में जाएगी गाड़ी, अब टॉप गियर पे चल रही थी, अब ये फिर बैक गियर में जाएगी। ये बहुत मुश्किल है, इससे क्योस हो जाएगा। क्योस वैसे भी 2-3 बार हो चुका है, इसलिए अब ज्यादा क्योस वी कांट अफोर्ड। तो हमें अनलॉक 1 जो मैं मानता हूं 18 मई से शुरू हुआ है, बेसिकली इट्स अनलॉक 2। अनलॉक 2 तो मैं ये मानता हूं कि आपको एपिडेमिक एक्ट में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, और जो जैसा सूर्य प्रताप जी ने बताया कि जो फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क इन जैसे रूल्स का पालन नहीं कर रहे हैं उन पे थोड़ा कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 500 साल पहले ही तुलसीदास जी लिख गए, भय बिन होए न प्रीत, बिना भय के तो प्रीत नहीं होती। यहां तो हमें कोरोना से लड़ना है।
तो ये मॉडिफिकेशंस हमें करने पड़ेंगे, रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाने पड़ेंगे, एक्शंस ज्यादा लेने पड़ेंगे। ओके, अभी तक हम कोशिश लॉकडाउन कर से रहे बाहर थे। आने का निर्णय पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स को लेना चाहिए या किसी आईएएस अधिकारी को या पॉलिटिशियन को? ये तो सरकार को निर्णय लेना है। आप बताओ हमारी ना। जरूरत हो तो भाई ले, हम तो कभी मना किया नहीं है, लेकिन क्या करें, मनीष जी कभी बुलाते ही नहीं हमको, क्या करें। नहीं, मैं कहूंगा आपको बुलाएं, आपकी बात सुने। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अपनी अपनी महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करने के लिए। बहनों भाइयों, ये संकट का वक्त है, देश के लिए भी संकट का वक्त है, दुनिया के लिए भी है। संक्रमण बढ़ रहा है, पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ा है। जब आपको बहुत डरवाया गया था तब उतना नहीं था, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऐसे में आपकी ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि खुद बचिए, अपने परिवार को बचाइए, अपने समाज को बचाइए, अपने प्रदेश को बचाइए, अपने शहर को बचाइए और अपने देश को बचाइए। कोरोना वायरस एक बेहद घातक, खतरनाक, जानलेवा वायरस है। ये कोई सामान्य वायरस नहीं है, ये कोई फ्लू का वायरस नहीं है। लाखों लोगों को दुनिया में ये मार चुका है और दुनिया के तमाम मुल्कों में ये बहुत ही तबाही और बर्बादी ला रहा है। आप बच सकते हैं अगर आप सावधान रहेंगे, आप बच सकते हैं अगर आप मास्क पहनेंगे, आप बच सकते हैं जब आप घर पे रहेंगे, आप बच सकते हैं जब आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, और आप बच सकते हैं जब आप फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, और आप बच सकते हैं अगर आप घरों में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।